हेलो एंड नमस्कार हरी। हमारे सभी जुडिशियल एस्पिरेंट जुड़ जाइए। देखिए, ऐसा है कि एक शानदार टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो 11 अलग अलग भाग 11 अध्याय में विभाजित है। 167 टोटल इसके अंदर धाराएं हैं और 1 सितंबर 1872 को ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। ओके, जहां तक बात इसके भारत में लागू होने की, तो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, बट कुछ जगह है जहां पर ये लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जहां पर ये लागू नहीं होता है, अन्यथा बाकी सब जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू होता है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, उसका स्टार्टिंग बहुत मायने रखता है। आप किस तरीके से उस एक्ट को पढ़ना शुरू करते हो, ये निर्धारित करेगा कि आप उसके किस कॉन्सेप्ट को किस हद तक समझ पाओगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के कई शब्दों का इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है जो कि हम लोगों ने शाब्दिक रूप से, लिटरल रूल से कभी नहीं पढ़ा है ना। तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ें। अगर बात करूं मैं लास्ट वाले एपिसोड की, जो पहला एपिसोड था इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो उसमें जो जो बातें हमने समझी थी, तो खासकर उसमें सबसे अहम था फैक्ट इन इश्यू को लेकर। फैक्ट इन इश्यू को लेकर एक ही सेंटेंस मैंने कहा था, एक पार्टी कहती है हाँ ऐसा हुआ है और दूसरी पार्टी कहती है नहीं ऐसा नहीं हुआ है। वन पार्टी अफर्म एंड द अदर पार्टी डिनाई, दैट्स बिकम द फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू की डेफिनेशन तो इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखी है, हालांकि शब्द यहां पर जो इस्तेमाल किया गया है वो डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज इस्तेमाल किया गया शब्द का। अब सवाल ये आता है कि डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन में फ़र्क क्या है। देखो, कहने को तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डेफिनेशन जो होती है वो जब किसी अध्याय में, अधिनियम में दी जाती है ना, तो अपने आप में स्पेसिफिकली उस अधिनियम की बातों पर लागू होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे सीआरपीसी के अंदर, तो वहाँ पर जो भी मामले दे रखे डेफिनेशंस पार्ट में आते हैं। समन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, कोर्ट का मतलब क्या होता है, वो सारी जो बातें अपने आप में डेफिनेशन रोल प्ले करती है। हाईकोर्ट ने एक बार अपने इंटरप्रिटेशन में कहा कि जो डेफिनेशन होती है वो किसी भी कानून में लागू की जा सकती है, बट ये तथ्यात्मक नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है। बात यह है कि डेफिनेशन जो है कहीं न कहीं सीमित रहती है उस अधिनियम तक। उस अधिनियम के अंदर जहां कहीं भी जो शब्द इस्तेमाल होता है, वहां पर उस शब्द का मतलब क्या होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, वो डेफिनेशन क्लॉज बताएगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या डेफिनेशन क्लॉज सिर्फ और सिर्फ उस अधिनियम तक लागू हो सकता है? जनरली हाँ, बट कई बार क्या होता है कि कुछ अधिनियम में विशेष रूप से ऐसा लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर ये जो शब्द आएगा इसका मतलब वो हो सकता है जो आपको दूसरे वाले अधिनियम में बता रखा है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जेजे एक्ट है, तो उसने कहा है कि जो शब्द यहाँ पर आया हुआ है और परिभाषित नहीं है, उसका मतलब वही होगा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दे रखा है। तो इंटरलिंक कर दे वो अलग बात है। अच्छा, रही बात इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन तो स्पेसिफिकली उस अधिनियम के बातों पर ही अप्लाई होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब ही यही होता है कि उस अधिनियम के अंदर, उस एक्ट के अंदर आने वाले शब्द को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, उस अधिनियम में आने वाले शब्द को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। यानी कि इंटरप्रिटेशन की जो बात आती है वो यहीं पर लागू होती है ना। लेकिन जैसे कि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये अपने आप में एक मेजर लॉ है और ऐसा कानून है जो बाय डिफॉल्ट लागू होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये कि अगर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बना हुआ है, अगर कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं बना हुआ है एविडेंस के संबंध में किसी अधिनियम के अंदर, तो ये वाली बात जो है वहाँ पर लागू की जा सकती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोग सीआरपीसी या सीपीसी को लागू करते हैं। ओके, तो फैक्ट इन इश्यू पर हमारा मुद्दा चल रहा था। फैक्ट इन इश्यू को डिफाइन यहाँ पर, इंटरप्रेट यहाँ पर कर रखा है, लेकिन फैक्ट इन इश्यू का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट इन इश्यू, ये सीपीसी और सीआरपीसी में होता है। सिविल मामला है तो इश्यू फ्रेम किए जाते हैं, क्रिमिनल मामला है तो चार्ज है जो फ्रेम किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि इश्यू फ्रेमिंग और चार्ज फ्रेमिंग ये बैकबोन होती है किसकी? जजमेंट राइटिंग की। अगर निर्णय लेखन को अच्छे से आप डील करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको इश्यू के बारे में पता होना चाहिए, और इश्यू के बारे में पता होने के लिए आपको सिविल कानून की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
मेरा ये मानना है कि इश्यू फ्रेमिंग तक जो है सीपीसी सीआरपीसी का 80% रोल होता है जजमेंट ड्राफ्टिंग के अंदर, निर्णय लेखन के अंदर। ठीक है, इसको समझेंगे हम जब जजमेंट ड्राफ्टिंग की स्पेशल क्लास देखेंगे तो उसके अंदर ये बात मैं आपके सामने साबित भी करूँगा, प्रूफ भी करूँगा। तब तक के लिए एक चीज़ और समझते हुए चलना कि फैक्ट इन इशू के बारे में कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है ये भी हमने देखा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि टोटल मिलाकर आपको हमारे भारतीय दंड संहिता के इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 3 तरह के फैक्ट आपके सामने आएंगे। तो पहला तो एक चीज हमारे पास यही वर्ड आ रहा है फैक्ट। सबसे पहले तो आज हम इसको समझेंगे, फैक्ट्स, तथ्य। तथ्य फैक्ट एक्चुअल में होता क्या है? सामान्य अगर इसकी परिभाषा कहा जाए तो जो कोई भी चीज परसीवेबल बाय सेंसेस है वो अपने आप में फैक्ट होता है। मैं यहां से क्लास लेने के बाद घर जाऊंगा या घर जाता हूं, ये भी एक फैक्ट है। मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये भी एक फैक्ट है। मेरे पीछे व्हाइट स्क्रीन है, ये भी एक फैक्ट है। हर चीज, मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखा है, ये भी एक फैक्ट है। मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये भी एक फैक्ट है ना। मैंने उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले रखा है या उस व्यक्ति ने उस कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, हर चीज अपने आप में फैक्ट में कैटेगरी के अंदर आती है। तो सबसे पहले आज जो पर काम करेंगे वो ये करेंगे कि कुछ सेलेक्टिव डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। फैक्ट और एविडेंस, इसका कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया तो हमारा लगभग आधा काम जो है वो आसान हो जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा रहेगा। देखिए, आइए बेरेक निकालिए। बेरेक पर आपको सबसे पहले जहां पर आना है वो है सेक्शन 3 पर। इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, 10 शब्दों को, कितने वर्ड्स को? 10 शब्दों को सेक्शन 3 में इंटरप्रिट कर रखा है, जिसमें से दूसरा जो शब्द है वो है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? फैक्ट मीन्स एन इंक्लूड। जब कहीं भी अगर आपको कोई भी शब्द की परिभाषा में या इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड शब्द दिखे तो समझ जाना कि वो जो परिभाषा है वो अपने आप में 100% नहीं है, उसमें अन्य तरह की चीजें भी आ सकती हैं जो उससे सिमिलर हो। तो फैक्ट के संबंध में यहां पर आपको 2 बातें मिलेगी, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। पहला क्लॉज कहता है एनीथिंग या स्टेट ऑफ थिंग, कोई भी चीज या उस चीज की वस्तु स्थिति और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी कि या तो वो थिंग्स खुद अपने आप में वस्तु या उस वस्तु की अवस्था या उस वस्तु का संबंध, 3 बातें लिखी हुई है। फैक्ट का मतलब यहां पर क्या होगा? फैक्ट का मतलब 2 चीजें, 2 कैटेगरी के अंदर फैक्ट की परिभाषा को मेंशन कर रखा है सेक्शन 3 के अंदर। पहला तो ये लिखा हुआ है फैक्ट का मतलब होता है थिंग्स, वस्तु। अब इस वस्तु के संबंध में 3 बातें हैं जो फैक्ट की कैटेगरी में आती है। पहली चीज तो इटसेल्फ, एक वस्तु अपने आप में क्या होती है? फैक्ट होती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बट आप ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि थ्योरी से ही आप क्या करोगे आगे जाके की चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। इसलिए इसको समझ ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। या तो ये वस्तु या फिर जो इसका स्टेटस है या इसका स्टेट है, अवस्था है वो, या इसका किसी चीज से संबंध, रिलेशन है, वो तीनें क्या कहलाती है? अपने आप में है जो फैक्ट कहलाती है थिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये जो परिभाषा इसको सीरियसली नहीं समझा ना तो आप रिलेवेंट फैक्ट सेक्शन 5 से लेकर 55 तक जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको समझने में कहीं कहीं लूप होल कर जाओगे। और अगर एग्जाम के अंदर कोई प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव संबंधित सवाल आ गया, आप उसको गलत करके आ जाओगे। इसलिए एकदम पूरा, जैसे चील की नज़र कैसे होती है, एक ही चीज़ को समझना। कोई चीज़ जैसे कि देखो, मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज को मेरे पास इस मार्कर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आई हैव मार्कर, ये मार्कर क्या है? एक चीज़ है, ठीक है। ये मार्कर क्या हो गया? एक चीज़ हो गया। क्या ये फैक्ट है? यस। इस मार्कर को मैंने इससे हॉरिजेंटल शेप में रख रखा है। मार्कर का स्टेटस कैसा है? स्टेट कैसी, अवस्था कैसी है? हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के अंदर मार्कर पड़ा है, ये भी क्या है? अपने आप में क्या हो गया? एक फैक्ट हो गया, ठीक है। इस मार्कर का मुझसे क्या संबंध है?
जब अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में मार्कर देखते हो, इसका मतलब आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हो कि वो क्या होगा, एक टीचर होगा, एक फैकल्टी होगा, कुछ पढ़ाने वाला होगा या ट्रेनिंग देने वाला होगा, यही समझोगे इंटरप्रिटेशन। अगर मेरे गले में स्टेथोस्कोप है, वो जो डॉक्टर जिससे हार्ट बीट वगैरह को मेजर करते हैं और सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा कि आई एम अ डॉक्टर। मैंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहन रखा है, ठीक है, व्हाइट शर्ट ब्लैक कोट पहन रखा है, अपेरेंटली मैं क्या लगूंगा, एक एडवोकेट लगूंगा। तो वो जो ब्लैक कोट है वो क्या हो गया, एक थिंग हो गया। ब्लैक कोट पहना हुआ है, ब्लैक कोट का स्टेटस क्या है, किसी व्यक्ति ने उसको पहन के रखा है, उसका उस व्यक्ति से रिलेशन क्या हो सकता है, माइट बी कि वो एक एडवोकेट हो। आप समझ पा रहे हैं, तीनों चीजें। मार्कर अपने आप में एक फैक्ट हो गया, मार्कर इस तरह से रखा हुआ है, इसका स्टेटस क्या है, तो ये आ गया अपने आप में, ये भी फैक्ट हो गया। मार्कर का मुझसे रिलेशन क्या है, ये भी एक फैक्ट हो गया। समझ रहे आप, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज। आप कोई भी चीज इमेजिन कर दीजिए, कोई भी चीज है जो आप इमेजिन कर दीजिए, आपको उसका आइडिया लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सामान्यतः क्या होता है कि जो एमआर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, आप देखना उनके हाथ में, उनके पास एक बैग होता है इस तरीके से वगैरह, तो डायरेक्टली इंटरप्रेट करते हैं एमआर हो क्या। कई बार लोग होते हैं ना, डायरेक्टली पूछते हैं कि आप क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो क्या, एमआर हो क्या। क्यों पूछते वो, क्योंकि उनके अंदर भी एक एविडेंस एक्ट होता है, उनके अंदर भी क्या होता है, एक एविडेंस एक्ट होता है जो उनको ये वाली परिभाषा बताता है। वो थिंग्स को रिलेट करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। पड़ोस के घर में अचानक रोने की आवाजें शुरू हुई, रोने की आवाज आने लगी। मुझे बताओ आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज आएगी, आपका माइंड जो है वो क्या परसीव करेगा। आपका माइंड कहेगा यार कहीं पड़ोस में डेथ तो नहीं हो गई, यस और नो, यही सोचोगे कि सडनली भाई इन्होंने रोना कैसे स्टार्ट कर दिया। ये भी एक फैक्ट है, आपने क्या परसीव किया। एक्चुअल में जब आप इसकी पूरी परिभाषा पढ़ोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी फैक्ट है या उसका स्टेट है जो सेंसेस के द्वारा परसीव किया जा सकता है। ये तीनों चीजें अगर आपकी इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा परसीव्ड की जा सके, तो वो अपने आप में क्या बन जाती है, एक तरह का फैक्ट बनती है। अगर आप किसी भी चीज को सेंसेस के द्वारा परसीव नहीं कर सकते, वो फैक्ट नहीं कहलाएगा। उदाहरण समझिए, आप रोड पर चल रहे हैं, गली के अंदर चल रहे हैं आप, ठीक है, गली के अंदर चल रहे हैं, तो गली के लेफ्ट साइड के अंदर जो मकान है उसके अंदर एक बच्चा खेल रहा है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है। आपको कहां से पता होगा, घर के अंदर कोई बच्चा चल रहा है तो खेल रहा है, तो रोड पे चलने वाले को कैसे पता चलेगा। आप इस बात को अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, है ना। हाँ, आप उस घर के अंदर चले जाते तो आप देख लेते कि हाँ बच्चा खेल रहा है, इट मीन आप उसको परसीव कर पा रहे हो। परसीव करने का मतलब देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर वो रोड पे जो चलने वाला व्यक्ति है, वो घर के अंदर क्या हो रहा है उसको परसीव नहीं कर सकता, तो इसका उसके प्रति कोई फैक्ट वाली बात नहीं आएगी। यहां पर वो चीज फैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो फैक्ट खुद हो या उसकी अवस्था स्टेट हो या उसका रिलेशन हो, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बन जाती हैं, अगर सेंसेस के द्वारा परसीव की जाए तो फैक्ट बनती है। देखो जरूरी है, क्योंकि फैक्ट का पता चलेगा तो ही आगे हम फैक्ट इन इश्यू पर जा पाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट पर जा पाएंगे, और साथ ही साथ इररिलेवेंट फैक्ट पर भी जाना होगा। आगे पढ़ेंगे हम, एक इररिलेवेंट फैक्ट का भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये तो रहा इसका पहला परिभाषा, ठीक, कि इस केस के अंदर क्या होगा, ये तो पहली बात आई थिंग्स के केस में। अब मैं बात करूं दूसरे एस्पेक्ट की, तो जरा उसको समझने की भी कोशिश करना। फैक्ट की जो दूसरी सेकंड वर्डिंग दे रखी है वो क्या दे रखा है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, जिसके बारे में वो व्यक्ति कॉन्शियस हो, जानता हो, वो भी अपने आप में क्या आ जाती है, एक तरह से फैक्ट के कहने। इन शॉर्ट मेंटल कंडीशन क्या जाएगा, जो मानसिक दशा है वो भी इसके तहत आती है, मेंटल कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक रियल टाइम एक केस बताता हूँ। अभी रिसेंटली में क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आया जिसमें एक्स आर्मी ऑफिसर, है ना, उसने अपने सीनियर को पत्थर मार दिया, सिर पे पत्थर मार दिया। मामला जो ट्रिब्यूनल थी, आर्मी ऑफिसर की जो ट्रिब्यूनल थी, आर्म फोर्स की जो ट्रिब्यूनल थी, उसने उसको कन्विक्ट किया, दोषित किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला अपील के अंदर गया।
अपील में गया मामला और अपीलेंट कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने उसको क्यों मारा, तो उस व्यक्ति का कहना था कि साहब मैं डिप्रेशन में था। क्या था? मैं तनाव में था, डिप्रेशन में था, और डिप्रेशन में हूं इसलिए मुझे सेक्शन 84 आईपीसी क्या है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कोई एक्ट किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं अनसाउंड हूं, उसने ये कहना है कि डिप्रेशन मेरा अनसाउंडनेस की कैटेगरी में आता है क्योंकि मेरा जो मेंटल कंडीशन था वो अनसाउंडनेस था। अब एक पार्टी कह रही है, समझना इस बात को, एक पार्टी कह रही है कि हाँ वो अनसाउंड था, दूसरी पार्टी कह रही नहीं साहब वो अनसाउंड था ही नहीं। समझ रहे आप? वन पार्टी इज अफर्मिंग दैट यस ही इज अनसाउंड माइंड, अनदर पार्टी डिनाई द फैक्ट दैट नो ही इज नॉट अंडर द स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना? तो आपकी जो मेंटल कंडीशन क्या है, आपकी जो मेंटल स्टेट क्या है, वो भी क्या बन जाता है, अपने आप में एक फैक्ट बन जाता है। ये अब यही फैक्ट आगे जाके क्या बन गया, फैक्ट इन इशू बन गया। अब सोचो, ये साबित हो जाता कि हाँ वो डिप्रेशन में है तो अनसाउंड माइंड है, तो उसको सेक्शन 84 का बेनिफिट मिल जाता, उसको सजा नहीं होती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि डिप्रेशन इज नॉट अनसाउंडनेस, है ना, डिप्रेशन जो है अनसाउंडनेस नहीं होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि मेंटल कंडीशन किस तरीके से फैक्ट बनता है। मैं वापस कह रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन इसी थ्योरी से आगे जाकर मेन इश्यू का जन्म होता है। मेन इश्यू का जो डिबेट है वो इसी से जाके पता चलेगा। ओके, तो मेंटल कंडीशन क्या है जिसको एक आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर सको। कॉन्शियसली कहा जा रहा है, अनकॉन्शियसली नहीं। अब मैं खड़ा हूं, मेरे पास में एक व्यक्ति और खड़ा है, हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास में खड़े हुए हैं, ठीक है, मुझे क्या पता उसका मेंटल कंडीशन क्या है? मैं कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं कर सकता ना, ठीक है, नहीं कर सकता। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जैसे मान लो एलिवेटर लिफ्ट के अंदर मेरे साथ आया और वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे जो फ्लोर है उसके बटन दबा देता है। अब मैं कुछ कॉन्शियसली परसीव कर सकता हूँ, क्या कहूँगा, पागल आदमी है क्या, यही कहूँगा मैं। मतलब वहां पर हो सकता है कि मतलब क्या, ये क्या करना है, स्टूपिडिटी क्यों कर रहा है, ये मेरे माइंड में आएगा, उसके प्रति मेरे माइंड में क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी, तो मेरा जो मेंटल कंडीशन है उसके प्रति क्या सोचता है ये बन जाएगा इस फैक्ट के अंदर। अब सोचो ये बात मैंने क्यों कही, कैसे लिंक होता है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। मेरे साथ में वो व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर से, इंटरेस्टिंग चीज ऐसे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक रियल टाइम की मैं कोई घटना भी बता रहा हूँ आधी रियल है आधी इसके अंदर स्क्रिप्ट है। क्या है कि ग्राउंड फ्लोर से मेरे पास में वो व्यक्ति लिफ्ट से मेरे साथ में चढ़ा। अब लिफ्ट में जैसी वो हरकतें कर रहा था ना, लाइक उसने सारे बटन दबा दिए वगैरह, है ना, कभी मतलब इस तरह से ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है, कोई उटपटांग टाइप की फीलिंग आ रही कि यार ये आदमी थोड़ा सा मेंटली ठीक नहीं है ना। ओके, अपन ठहरे जेंटलमैन, इसलिए अपन ने कुछ कहा नहीं, अपन तो चुपचाप वहाँ खड़े रहे, दबाना है दबाने दे, जितने बटन दबाना है उतना दबा दे, मेरे को भी लेट नहीं हो रहा है। तो 5th फ्लोर पर वो रुका, ठीक है, 5th फ्लोर पर रुका, लिफ्ट का गेट खुला, 2 मिनट तक तो खड़ा रहा, गया ही नहीं। फिर जैसे ही लिफ्ट बंद हो गई फिर वापस बटन दबाया, फिर खुला, फिर वहां पर अंदर गया, अंदर जाके मतलब उस फ्लोर के लिफ्ट के आगे बाहर आया, बाहर आके भी वहां पर खड़ा हुआ था, क्योंकि हम जब मैं अंदर था तो मैं देख रहा था ना कि हाँ वो खड़ा क्यों है इतनी देर तक, आगे ये तो अपने अपने फ्लैट नंबर जहाँ पर ये जाओ नहीं जा रहा, तो ठीक है छोड़ो क्या करना आपने। ओके, ये तो थी रियल टाइम कहानी। अब इसमें थोड़ी सी आगे स्क्रिप्ट जोड़ रहा हूँ। सोचो अगर घंटे पर बाद 2 घंटे बाद कोई न्यूज़ आती कि 5th फ्लोर पर इस तरह की कोई चोरी हुई है या 5th फ्लोर पर इस तरह का कोई घटना घटा है क्राइम टाइप का, ठीक है, और वहां पर बात आती है, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन चल रहा है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, उसका लिफ्ट में मेरे साथ आना, वो 5th फ्लोर पर उसका उतरना, ये एक ट्रांजेक्शन का पार्ट हो रहा है तो वहां पर अगर मेरे बयान रिकॉर्ड किए जाए तो मेरी मेंटल कंडीशन क्या है उस व्यक्ति के बारे में, जो मैंने उसके बारे में सोचा है समझा है, मैं कोर्ट में बता सकता हूँ। ये भी अपने आप में क्या है, एक फैक्ट है, ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक फैक्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, सामान्यतः क्या होता है कि अगर बात करें थिंग्स की, तो थिंग्स का मतलब अपने आप में कोई डॉक्यूमेंट एस्पेक्ट आता है। मेंटल कंडीशन के अंदर क्या आता है, जो गवाह बोलता है ना, ऑरल, सामान्यतः ये लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने जो इंटरप्रेट कर रखा है इतने टाइम तक एविडेंस को पढ़ने के बाद में, वो ये है कि ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, मेंटल कंडीशन, मानसिक दशा, ये कहीं न कहीं विटनेस से, गवाह से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में विटनेस आके बताता क्या है, अपनी मेंटल कंडीशन ही तो बताता है। मेंटल कंडीशन का मतलब ये थोड़ा ना है कि हर बार आप पागल व्यक्ति हो, ऐसा तो नहीं है। मेंटल कंडीशन तो एक वर्ड है जो अपने आप में इंक्लूसिव टर्म है, इसमें कुछ भी आ सकता है। आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या फील किया,
आपने वहां पर आपने क्या गवाही दी थी कि कुछ भी चीज हो सकती है ना। तो एक विटनेस जब कोर्ट में आता है तो वो अपनी मेंटल कंडीशन ही तो बताता है कि हाँ, मैं उन महाशय को पिछले 5 साल से जानता हूँ, ये मेरी बाजार में दुकान है, उसके पास इनकी भी दुकान है और ये वहां पर व्यापार करता है। तो ये मेरा मेंटल कंडीशन ही तो है जो उनके बारे में एक ओपिनियन दे रहा है, राइट। तो ये जो बातें आ रही ना, ये कहीं न कहीं ऑरल एविडेंस से जुड़ी हुई है। मैं वापस कह रहा हूं, एविडेंस एक्ट में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये जो चीज है ये कहीं न कहीं दस्तावेजी साक्ष्यों से जुड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जुड़ी हुई है, दस्तावेजी साक्ष्य से। अब शब्द दस्तावेज आया है तो एक चीज और समझनी है, क्लियर हुआ कि एक तरफ फैक्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसी थिंग जो खुद हो या उसका स्टेटस हो या उसका रिलेशन हो जिसको सेंसेस के द्वारा परसीव की जाए, नंबर 1 वो फैक्ट है। दूसरा, किसी भी पर्सन का मेंटल कंडीशन जो कि कॉन्शियस हो। देखो एक वर्ड और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉन्शियस। कोर्ट में जब गवाह अपने बयान देने जाता है ना तो कोर्ट पहले ये चेक करता है कि यार ये व्यक्ति ओके तो है, कॉन्शियस तो है, उस चीज को इसने सही तरीके से समझा तो है। और इसीलिए कहा गया है सेक्शन 60 के अंदर कि ऑरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जब उस व्यक्ति का एविडेंस डायरेक्ट होता है, जब उसने खुद ने उस चीज को देखा, उसने खुद ने उस चीज को सुना हो, सेंसेस से फील किया हो, है ना। तो ये जो वर्ड आ रहा है ना मेंटल कंडीशन के पीछे कॉन्शियस, इसका बड़ा महत्व है। ये अगर विटनेस कॉन्शियस नहीं था जब वो उसने इंसिडेंट को होते हुए देखा तो उसका जो बयान है वो रिलेवेंट नहीं होता। पागल व्यक्ति का बयान जो है कोर्ट कंसीडर नहीं करता, ये फैक्ट है ना, क्योंकि कोर्ट को पता है कि यार इसका तो मेंटल स्टेटस ही ओके नहीं है। तो कॉन्शियस होना भी जरूरी है। तो मेंटल कंडीशन जिसको कॉन्शियसली फील किया जा सके, है ना, कॉन्शियसली मतलब बिल्कुल एकदम यूं समझ के तहत। तो गवाह और दूसरा हो गया यहां पर दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट। अब देखो डॉक्यूमेंट के संदर्भ में एक और बात, डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड एक और चीज जानने की कोशिश हम करते हैं। आपको याद हो इंडियन पीनल कोड के अंदर, अगर आपके पास आईपीसी का बेरेक्ट है तो आप इसको जरूर निकालें। इंडियन पीनल कोड के अंदर हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन की बात थी उसमें एक सेक्शन आया था, सेक्शन 29। सेक्शन 29 जरा उसकी डेफिनेशन देखना। The word document denotes any matter express or describe upon any substance by mean of letter, figure, marks or by more than one of those mean intended to be used or which may be used as evidence of that matter। ऐसी कोई भी चीज, दस्तावेज जो क्या करता है, किसी पदार्थ पर समझना, ठीक है, किसी चीज को लिखने, अक्षरों में लिखना, अंकों में लिखना, चिन्हों के माध्यम से लिखना या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा। तो भाई 3 ही तरीके होते हैं। अगर किसी दस्तावेज को ड्राफ्टिंग करना है तो 3 ही तरीके करना है, अंकों में लिखा जा सकता है, शब्दों में लिखा जा सकता है या सिंबॉलिकली चिन्ह के माध्यम से लिखा जा सकता है। इन 3 के अलावा और कोई तरीका नहीं होता दस्तावेज लिखने का, ठीक है। दस्तावेज को लिखने का 3 ही तरीका होता है, ओके। तो यहां पर द वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसी कोई चीज जो इस तरह से लिखी गई है, हो सकता है वो लेटर्स बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन इंटेंडेड टू बी यूज एज एविडेंस। दस्तावेज बनाने का उद्देश्य पता है क्या होता है? जैसे इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या होता है? एविडेंस कलेक्ट करना। दस्तावेज बनाने का उद्देश्य क्या होता है? आप किसी भी चीज की लिखापटी क्यों करवाते हो? ऑब्वियसली बात है कि भविष्य में अगर कोई दिक्कत आए तो ये सबूत के तौर पर काम आ सके। यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो डॉक्यूमेंट अब बनाते ही इसलिए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो उसको एविडेंस के रूप में काम में लिया जा सके, ओके। अभी 29 की डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए पढ़ाई है अभी क्योंकि हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसका डायरेक्ट रोल है। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार वापस पढ़ेंगे। इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर, मार्क्स आर फॉर्म और वेदर एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपने ये चीज बनाई है वो आपने किसके ऊपर लिखी है, किसके ऊपर लिखी है, डजंट मैटर, है ना। मतलब आप चाहो तो पत्थर के ऊपर लिखो, आप चाहो तो एकदम बड़ी दीवार के ऊपर लिखो, आप चाहो तो किसी पेपर पर लिखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। शिलालेख क्या होता है? पत्थर पे लिखी गई चीज, क्या वो भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है।
बिल्कुल आ सकता है, जो भी चीज़ उसके ऊपर खुदा रखा है। जैसे आप कई बार देखना कि स्वर्गीय श्री इनके नाम से ये जो है कमरा या ये जो धर्मशाला वगैरह ये निर्माण किया गया वगैरह वगैरह, क्या आ जाएगा ये अपने आप में दस्तावेज की श्रेणी में आ जाएगा। एक और एक्सप्लेनेशन है, जरा वो भी देखो, एक्सप्लेनेशन 2। Whatever is expressed by mean of letter, figure or marks as explained by mercantile और other uses, चाहे वो व्यापारिक पर्पस के लिए हो या अन्य तरह के उपयोग के लिए हो, shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, though they may not be actually expressed। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि भाई अगर आप कोई भी दस्तावेज लिखोगे तो या तो फिगर के माध्यम से लिखोगे या वर्ड्स में लिखोगे या साइन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सिंबल वगैरह का इस्तेमाल करोगे। इन तीन के अलावा और कोई तरीका होता ही नहीं दस्तावेज को लिखने का, ठीक है। अब देखो मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि थिंग्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो चीज़ आ गई ये दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, और एक और चीज़ हो गई अदर। अदर में कैसे? सपोज करो कि जिस चाकू से दूसरे व्यक्ति का मर्डर हुआ था वो चाकू कोर्ट के अंदर पेश किया गया। क्या वो चाकू अपने आप में एक तरह का फैक्ट या एविडेंस बन सकता है? भाई फैक्ट ही तो आगे जाके किसी न किसी रूप में एविडेंस बनेगा ना, है ना। फैक्ट इन इश्यू है, उसी को जाके आगे जाके उसी के संबंध में एविडेंस बनेगा। तो देखो वो चाकू अपने आप में एविडेंस नहीं है, सॉरी ये आपके लिए फैक्ट नहीं है, लेकिन उसी चाकू से उसको मारा गया ये चीज फैक्ट है, या नहीं मारा गया ये चीज फैक्ट है। तो फिर अपन क्या करते हैं कि चाकू के ऊपर जो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मंगवाता है, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट को जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसकी फिंगरप्रिंट से मैच करता है, और अगर मैच कर जाती है तो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हो गया। उस चाकू का उस अभियुक्त से रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, इसका मतलब उस अभियुक्त ने उस चाकू को कभी न कभी तो पकड़ा था। अब फिर ये साबित करना पड़ेगा कि उसी अपराध के समय पकड़ा था, है ना। तो यहाँ पर अदर थिंग अगर कुछ आप पेश करते हो तो वो भी अपने आप में क्या होती है, एक तरह का एविडेंस बन सकती है, एविडेंस का स्टेट बन सकती है। तो एक तो दस्तावेज होते हैं और दूसरी अदर थिंग में आ गया। हालांकि अदर थिंग में वापस कह रहा हूँ, अदर थिंग जो होती है वो अन्य बातें होती है, अन्य कोई चीज़ हो सकती है जिसका कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। दो बातें हमने अभी तक पढ़ी। एक्चुअली हमने डेफिनेशन तो एक ही कवर की है। अच्छा, इस डेफिनेशन को किसके साथ पढ़ोगे आप? इसको पढ़ोगे आप सेक्शन 29 IPC, इसके साथ में आपको इस डेफिनेशन को पढ़ना है। ओके, तो ये तो बात अभी तक जो हमने की वो की फैक्ट्स के बारे में। अब काफ़ी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए भी हैं और मैं चाहूँगा कि आप जो इस सेक्शन 3 के दूसरे पार्ट में जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उनको भी ज़रूर पढ़ें। ओके, आइए जरा अब वापस एक बार कनेक्शन जोड़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। क्या मैं उम्मीद कर लूँ कि फैक्ट वाला मामला एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा? चलो ठीक है। अब तीसरा अगला जो बात करते हैं वो होता है हमारे पास में कि ये जो फैक्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। जो भी फैक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, 3 कैटेगरी के अंदर विभाजित होगा, डिवाइड होगा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी देखिए जरा। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। एक काम करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेते हैं ताकि ये जो पेज है, ये जो स्लाइड है, किसी भी एंगल से हमारे लिए छोटा नहीं पड़े। इसको यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फैक्ट 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तथ्य, फैक्ट्स। पहला जो पार्ट बनेगा उसको कहा जाएगा फैक्ट्स इन इश्यू। दूसरा जो पार्ट बनेगा इसको कहा जाएगा रिलेवेंट फैक्ट। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको क्या करेंगे अपन, 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला है, फैक्ट इन इश्यू, रिलेवेंट फैक्ट और तीसरा हो जाएगा इररिलेवेंट फैक्ट। इररिलेवेंट फैक्ट्स, विवादित तथ्य, सुसंगत तथ्य और असंगत तथ्य जिनका कोई कनेक्शन है ही नहीं उस चीज से। तो 3 तरह के हमारे पास में क्या बन जाएंगे, ये फैक्ट है जो डेवलप हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो
सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, फैक्ट इन इशू के बारे में, विवादित तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि इसकी एक डेफिनेशन अपन समझ चुके हैं कि एक पार्टी हाँ कहेगी, दूसरी पार्टी ना कहेगी, वन पार्टी अफर्म एंड अदर पार्टी ना। ये तो एकदम सिंपल डेफिनेशन हमने याद कर ली। अब बेरेक क्या कहता है, जरा आइए उसको समझते हैं। देखो, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट। देखो, फैक्ट इन इश्यू किससे बनता है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर, या तो फैक्ट खुद या अन्य भाग से उसका कनेक्शन होते हुए। अब इस चीज को समझना, इसका बड़ा लिंक है, या तो वो खुद या उसका कनेक्शन किसी अदर पार्ट से। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। जैसे कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोर्ट में एक क्लेम किया कोर्ट ने एक क्लेम किया कि एक पर्टिकुलर विल है मिस्टर ए की, मिस्टर ए जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, वो कह रहा है कि ये जो विल है वो उसके फेवर में एग्जीक्यूट कर रखी है, उसके फेवर में एग्जीक्यूट कर रखी है, ये इसका कहना है। ठीक है। और दूसरा एक शख्स है, वो ये कह रहा है नहीं, ये ऐसा नहीं है, उसके फेवर में नहीं कर रखी है। एक क्या कह रहा है? उसके फेवर में है, दूसरा कह रहा है नॉट फेवर, नॉट फेवर, उसके फेवर में नहीं है। तो एक पार्टी हाँ बोल रहा है, दूसरी पार्टी ना बोल रहा है। तो क्या ये फैक्ट इन इश्यू बना? यस, ये अपने आप में फैक्ट इन इश्यू यहां पर बन गया। क्या विल इसके फेवर में है या नहीं है? अब देखो, अब जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ था ना कि इन कनेक्शन विद, या तो वो खुद, तो फैक्ट तो बन गई, तो अपने आप में फैक्ट इन इश्यू है ही, लेकिन इससे कनेक्टेड दूसरी चीज कब फैक्ट इन इश्यू बन सकती है, उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है। ये है रियल सन, ये क्या है? ये जो है उसका रियल सन है, और ये है उसका अडॉप्टेड सन। ये कौन है? उसका ऐसा उसका कहना है, अडॉप्टेड सन। जब उसको पूछा गया कि भाई आपको क्यों लगता है कि विल आपके फेवर की है, तो उसने कहा कि साहब मैं अडॉप्टेड सन हूं, उनका दत्तक पुत्र हूं, इसलिए ये जो विल है मेरे फेवर में आएगी। मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा तो था कि विल इसके फेवर की है या नहीं है। ओके, लेकिन इससे कनेक्टेड फैक्ट क्या बन गया? अडॉप्टेड सन। इसने ऐसा क्लेम किया, इसने क्या कहा कि मेरे पिताजी ने तो कोई अडॉप्शन नहीं किया था, नो अडॉप्शन, नो अडॉप्शन। तो अब मेन मुद्दा जो है वो ये नहीं है, मेन मुद्दा तो क्या था कि विल उसके फेवर की है या नहीं है। लेकिन अब जो दूसरा मुद्दा आ गया, इससे कनेक्टेड जो मुद्दा आ गया, क्या अडॉप्टेड सन है या नहीं है, क्या ये भी फैक्ट इन इश्यू बन गया? यस, ये भी अब क्या बन चुका है? फैक्ट इन इश्यू बन चुका है। मेन इश्यू से कनेक्टेड भी दूसरा फैक्ट इन इश्यू हो सकता है, ये उसका उदाहरण है। बात तो विल की चल रही थी कि भाई विल इसके फेवर में एग्जीक्यूट हुई है या नहीं है, लेकिन जैसे ही फैक्ट आया कि अडॉप्टेड सन है, तो दूसरा मुद्दा बन गया कि ये जो कनेक्टेड फैक्ट है ये भी फैक्ट इन इश्यू के अंदर कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आसान वे में बात बताया मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये तो फैक्ट हुआ, मतलब ये तो इस बात है कि भाई फैक्ट मेन चीज इटसेल्फ भी अपने आप में इश्यू बन सकता है, और उससे कनेक्टेड चीज भी इश्यू बन सकता है। तो आप इस बात को अंडरलाइन में डालो, आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे उदाहरण के लिए मामला आया कि परमानेंट इंजेक्शन का रिलीफ मांगा है किसी पार्टी ने। एक पार्टी कह रही है कि मुझे परमानेंट इंजेक्शन दो, दूसरी पार्टी कह रही नहीं दो। घर के पास में कंस्ट्रक्शन बन रहा था, उस पार्टी का कहना है कि पड़ोसी जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, कभी भी उसकी बिल्डिंग हमारे घर के ऊपर गिर सकती है, इसलिए एक परपेचुअल इंजेक्शन जो है वो जारी किया जाए। ठीक है, ओके। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 41 परमानेंट इंजेक्शन कब नहीं दिया जाएगा, व्हेन इंजेक्शन नॉट ग्रांटेड या रिफ्यूज किया जा सकता है, उसके ग्राउंड देता है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है, उसके लिए इंजेक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। मतलब जो चीज स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है वहीं पर आप क्या कर सकते हो, इंजेक्शन जारी कर सकते हो। अब उसके और बिल्डर के बीच में क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, और है तो क्या वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है? तो मेन मुद्दा तो क्या था कि इंजेक्शन ग्रांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं क्या उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये कनेक्टेड फैक्ट बन गया। इनफैक्ट जजमेंट में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इंजेक्शन ग्रांट करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल चीज है या नहीं है। तो पहला तो इशू क्या बन गया कि इंजेक्शन परपेचुअली टू बी ग्रांटेड और नॉट। दूसरा इशू क्या बन गया, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल और नॉट। तीसरा इशू क्या बन गया, वेदर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है या नहीं है। समझ रहे आप, एक इशू से कनेक्टेड इशू फ्रेम होता है, ये याद रखना, क्योंकि आपके इशू फ्रेमिंग में बहुत काम की चीज आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है यहां पर। अच्छा, पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देना, ब्रैकेट को स्किप करते हुए आगे पढ़ रहा हूं मैं। एनी फैक्ट फ्रॉम विच द एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, तीन बातें लिखी है, राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। तो अगर किसी भी राइट्स, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी का होना या नहीं होना, उसकी प्रकृति या उसका विस्तार पार्टी के द्वारा असर्ट किया जाए और डिनाई किया जाए इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलो। देखो, सूट का मतलब यहाँ पर सिविल हो गया, प्रोसीडिंग का मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, फैक्ट इन इशू तीन चीजों के संबंध में रखता है, राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। इसको मिटा दूं मैं। तीन चीजें यहां पर आपके सामने रहेगी। तीन चीजें कौन कौन सी, देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली चीज कौन सी आ गई हमारे पास में, राइट्स, अधिकार। दूसरी चीज कौन सी आ गई, लाइबिलिटी। तीसरी चीज कौन सी आ गई, डिसेबिलिटी। ओके, अधिकार, दायित्व या आपकी अयोग्यता। तो अब इनके संदर्भ में क्या ये एग्जिस्ट कर रही है, क्या आपके पास कोई राइट्स है या लाइबिलिटी है या डिसेबिलिटी है, एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट। पहली बात, इनका नेचर क्या है, प्रकृति किस तरह का अधिकार है, और इसका जो अधिकार या लाइबिलिटी है वो किस हद तक है, एक्सटेंट। तो तीन बातें यहां पर आपके सामने आ रही है। मतलब क्या ये अस्तित्व में है या नहीं है, इसकी प्रकृति क्या है, और इसका विस्तार किस हद तक क्या हो सकता है। ठीक है, तो इनके संदर्भ में ये देखो, तीन चीजें याद रख लेना। एग्जाम में जब पूछा जाता है ना मेंस में कि एक्सप्लेन द फैक्ट इन इश्यू, तो वहां पर पूरी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। पूरी डेफिनेशन दोगे तब जाके कहीं पर नंबर मिलेगा। अगर किसी राइट्स, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर, उसके नेचर को लेकर, उसके एक्सटेंट को लेकर कोई पार्टी एसर्ट करे, हां करे, और दूसरी पार्टी मना करे, एसर्ट एंड डिनायल, एक पार्टी हां करे और दूसरी पार्टी मना करे, तब कहीं जाकर वो चीज जो है फैक्ट इन इश्यू बनती है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, ये एस्पेक्ट आपको याद रखना है। तीन वर्ड, राइट्स है, लाइबिलिटी है, डिसेबिलिटी है। आप समझो, जो एक एक शब्द दे रखा है उसका अपने आप में एक मतलब निकलता है। अधिकार के बारे में बात हो सकती है, लाइबिलिटी के बारे में बात हो सकती है, डिसेबिलिटी के बारे में बात हो सकती है। कोई भी, जैसे बिल्डिंग में किराएदार एक सूट फाइल करता है कि उसके मकान मालिक ने उसको बेदखल कर दिया, तो वो बेसिकली क्या कहता है, वो कहता है साहब मेरा इस मकान में रहने का अधिकार है, और मकान मालिक कहता है अधिकार नहीं है। किराएदार क्या कह रहा है, मकान में रहने का राइट एग्जिस्ट करता है, मकान मालिक कहता है मकान में रहने का राइट एग्जिस्ट नहीं करता है। बन गया इश्यू। ठीक है, एक्सटेंट, जैसे विवाद होता है कि एक जो फादर है वो अपने सन जो है वो अपने फादर के खिलाफ सूट फाइल करता है। वो कहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मेरा जो हक है वो टोटल जमीन का 40% है। पिता कह रहा है 40% नहीं है, 30% है। मतलब आपका जो राइट है किस एक्सटेंट तक है, आपके राइट्स का विस्तार किस हद तक है। एक पार्टी हाँ बोलती है, दूसरी पार्टी ना बोलती है, बन गया फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, इसी तरीके से लाइबिलिटी, जैसे मेंटेनेंस वाला मामला ले लो आप, या ऐसा कोई मामला ले लो जहां पर किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस ले लो, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें यह बनेगा कि भाई इनकी लाइबिलिटी है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो इस पॉइंट पे आ जाएगा।
किस नेचर की लायबिलिटी है, किस एक्सटेंट तक है, तो ये आपके फैक्ट इन इशू बन जाएगा। वापस समझ लीजिए, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना, तो आप खुद सोचो, अगर आप इनमें से एक भी फैक्ट को मिस करते हो एग्जाम के अंदर, तो एग्जामिनर आपको नंबर क्यों दे? हम कहते हैं ना कि मेंस के अंदर नंबर नहीं मिल पाते आंसर राइटिंग में, इसके पीछे कारण है। कारण ये कि हमको पता है कि एविडेंस एक्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है फैक्ट इन इशू, और हम अगर फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन को ही अच्छे से याद नहीं करें और उसको एग्जाम में नहीं लिख पाए, तो वो तो क्या सोचेगा, यार इसको फैक्ट इन इशू के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आगे क्या मतलब ये अच्छा लिखेगा। समझ रहे आप? तो ये रीजन होते हैं, इस कारण एग्जाम में नंबर कट जाता है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन है, याद रखना। राइट्स, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करे या नहीं करे, उसका प्रकृति नेचर क्या है और किस एक्सटेंट तक है, इस बात को लेकर कोई पार्टी असर्ट करे, डिनाई करे, हाँ करे, ना करे, वो बन गया विवादित तथ्य। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, परिभाषा यहां पर है, लेकिन इसका जन्म जो है सीपीसी सीआरपीसी के अंदर होता है। देखिए, अब फैक्ट इन इश्यू को लेकर एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। Whenever under the provision of the law for the time being force relating to CPC, any court record an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. भाई अपन प्लांट फाइल करते हैं सिविल मामलों के अंदर, वाद फाइल करते हैं, वाद पत्र का जब जवाब आता है तो उसमें लिखा था ना, पॉइंट वाइज आप बकायदा पैरा वाइज रिप्लाई करोगे, और या तो आपको हाँ एडमिट करना है या डिनाई करना है, जो भी करना है स्पेसिफिक करना है। लिखा हुआ है डिनायल मस्ट बी स्पेसिफिक, आप पढ़ना ऑर्डर 8 सीपीसी का। तो वहां पर भी जो हाँ या ना में बात हो रही होती है, वो भी अपने आप में फैक्ट इन इश्यू हो सकता है। फैक्ट इन इश्यू का जन्म सिविल मामलों में प्लांट और रिटर्न स्टेटमेंट के पॉइंट्स को आप क्रॉस करोगे तो जन्म हो जाता है। देखो, कुछ एक एग्जाम्पल भी यहां पर दे रखे हैं, जो कि फैक्ट इन इश्यू एक रिलेवेंट बात है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए पर चार्ज लगाया कि उसने बी का मर्डर किया है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इश्यू। कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं? दैट ए कॉज्ड डी बीज डेथ, कि क्या ए ने जो है इस तरह से बी की डेथ कारित की है। सेकंड, दैट ए इंटेंटेड टू कॉज बी डेथ, ए का आशय था बी को मारने का, इंटेंशन था या नहीं था। देखो, एक तो होता है एक्ट, एक्टस रियस, एक होती है मेंस रिया। तो जब तक मेंस रिया नहीं जुड़ती है तब तक अपराध को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो एक्टस रियस था या नहीं था। तीसरा, दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब मान लो ए कहता है, साहब देखो ए क्या क्या डिफेंस देगा, किसी एक व्यक्ति पर चार्ज लगा कि आपने उसका मर्डर किया, तो वो क्या क्या डिफेंस देगा? साहब मेरा मारने का इंटेंशन नहीं था, साहब उसने मुझे उकसाया, प्रोवोक किया, इसलिए मैंने उस प्रोवोकेशन के अंदर उसको हिट कर दिया और वो मर गया। या फिर एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड ऑफ बीज डेथ वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। या फिर वो क्या कहेगा कि ये अनसाउंडनेस था। मतलब आप तो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो डिफेंस क्या दे रहा है। अगर मुझ पे कोई अपराध की श्रेणी करे तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा इंटेंशन नहीं था मारने का। या फिर दूसरी चीज क्या कहूंगा मैं इसके अंदर, कि जब मैं मार रहा था मैं तो अनसाउंड था साहब, मेरे को तो पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। या फिर उसने मुझे उकसाया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो आप डिफेंसेस दोगे ना, ये सब क्या बन जाएगी, फैक्ट इन इशू बन जाता है, ये फैक्ट इन इशू बन जाता है। अब देखो, डॉक्यूमेंट की परिभाषा जो आपके पास यहाँ पर आएगी वही परिभाषा है जो आपको कहीं न कहीं एक तरीके से सेक्शन 29 इंडियन पिनल कोड आईपीसी में दे रखी थी। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, या तो लेटर्स के द्वारा या फिगर्स के द्वारा या मार्क्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, या इनमें से एक से ज्यादा इस्तेमाल। एक से ज्यादा मतलब आपने लेटर्स भी इस्तेमाल किए, आपने शब्द भी इस्तेमाल किए, मार्क्स भी इस्तेमाल किए, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो ये सब ऑफ विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। अब वहां पर तो लिखा हुआ है एज एविडेंस और यहाँ पर लिखा है रिकॉर्डिंग द मैटर, तो बात तो वही है। एविडेंस को ही तो रिकॉर्ड किया जाता है, एविडेंस को ही तो रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ा है ना हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप जाके वहां पर देखोगे चैप्टर जो आपका पार्ट आ रखा है उसके अंदर यही मिलेगा, 23 272 से लगा के 299 सीआरपीसी, यही मिलने वाला है, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। खैर, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। जब आप रिलेवेंट फैक्ट की परिभाषा देखोगे तो फैक्ट इन इश्यू के जस्ट ऊपर दे रखा है
One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the way referring to in the provision of this act relating to relevancy of fact. यानी कि इस अधिनियम के तहत कोई भी फैक्ट रिलेवेंट तब होगा अगर वो एनी ऑफ रिलेवेंसी रूल्स जो सुसंगतता के नियम दे रखे हैं उसमें कवर्ड होता है। तो कहाँ दे रखे हैं? अब कहने को तो 5 से लेकर 55 तक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा प्रिसाइजली बात करूं तो ये मिलेंगे आपको 5 नहीं 6 से 55। सेक्शन 6 से बेसिकली जो है ये मुद्दा स्टार्ट आपके होता है। अब उसके अंदर क्या क्या आएगा, अलग अलग पॉइंट्स आएंगे आपके। जैसे पहले जनरल बात आता है, उसके बाद आप देखोगे तो एडमिशन और कन्फेशन का बात आएगा। उसमें ऐसे पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट जो इनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, कुछ स्पेशल केसेस होंगे, कुछ आपके जजमेंट रिलेटेड बात होगी, कुछ आपके थर्ड पर्सन की ओपिनियन होगी, कुछ आपके कैरेक्टर संबंधी बात होगा। वो सारे प्रोविजन जो है यहाँ दे रखे हैं। तो रिलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है? जो कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो एज पर द रिलेवेंसी रूल। रिलेवेंसी रूल 5 से लेकर 55 तक इसके अंदर मेंशन कर रखा है। वहां से क्या होगा, पता चलता है कि ये चीज रिलेवेंट होगी या नहीं होगी। अब इररिलेवेंट फैक्ट की क्या परिभाषा है? देखो सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, समझ लेना। जो चीज फैक्ट इन इश्यू नहीं है, जो चीज रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, वो क्या है? इररिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। जो चीज विवादित तथ्य नहीं है और जो चीज जो आपकी रिलेवेंट फैक्ट नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? वो आपके इररिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो विवादित तथ्य, ये विवादक हो गया, ये सुसंगत हो गया और ये असंगत कह दीजिए या सुसंगत नहीं की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इस बात को अच्छे से नोट कर लो ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक एस्पेक्ट हमें और समझना है कि भाई 3 तरह के ये फैक्ट है, ये तो मैं समझ में आ गया। जो चीज इररिलेवेंट है ना उसको कोर्ट कंसीडर ही नहीं करता है, कंसीडर ही नहीं करता। जो चीज इररिलेवेंट है उसको कंसीडर नहीं करता। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में कई जगह लिखा जाए मिलेगा कि ये बात इररिलेवेंट है, ये बात रिलेवेंट नहीं है, या तो लिखा जाएगा नॉट रिलेवेंट, या लिखा जाएगा रिलेवेंट, या लिखा जाएगा इररिलेवेंट। तो समझ जाना, इररिलेवेंट चीजों को कोर्ट कंसीडर करता ही नहीं है। एविडेंस किसके संबंध में रिकॉर्ड किए जाते हैं? या तो फैक्ट इन इश्यू के संबंध में या रिलेवेंट फैक्ट के संबंध में एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब देखो, आपको एविडेंस और फैक्ट में क्या अंतर है ये भी जानना पड़ेगा। एविडेंस और फैक्ट में क्या अंतर रहेगा इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए जरा देखते हैं, एविडेंस की परिभाषा निकालें। जब हम यहां पर एविडेंस की परिभाषा देख रहे हैं तो इसमें सिंपली क्या लिखा हुआ है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड all statement which the court permit or require to be made before it by a witness in relation to the matter of fact under inquiry। मतलब oral evidence, जो भी विटनेस अपने बातों में कहता है, जो भी स्टेटमेंट देता है मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में, फैक्ट के संबंध में, वो अपने आप में क्या हो गया? एविडेंस हो गया। यानी कि फैक्ट एग्जैक्टली एविडेंस हो ऐसा नहीं है, फैक्ट एग्जैक्टली एविडेंस हो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मिथ, कंफ्यूजन दूर कर लो। फैक्ट अलग चीज है, एविडेंस अलग चीज है। फैक्ट अलग पार्ट हो गया, एविडेंस जो है वो अलग पार्ट हो गया। दोनों अलग अलग चीजें यहां पर। फैक्ट जो होता है वो हमने समझा, ये 3 बातें होगी, फैक्ट इन इश्यू, रिलेवेंट फैक्ट और इररिलेवेंट। और जबकि बात अगर कही जाए इस एस्पेक्ट में कि भाई इस केस के अंदर यहाँ पर आपके सामने एविडेंस क्या है, तो पहले तो इसने क्या किया, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं किसी भी ऐसे मैट फैक्ट के संबंध में जो अंडर इंक्वायरी है, मतलब जिसके बारे में कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग कर रहा है, यानी कि या तो फैक्ट इन इश्यू है या रिलेवेंट फैक्ट, तो वो क्या होता है? ऑरल एविडेंस। दूसरा, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होता है। एक तो याद रखना ये कोई तीसरी कैटेगरी अलग से नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हिस्सा होता है। प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, और अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के द्वारा कोर्ट के लिए इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाए। अब यहां पर आप समझना, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि फैक्ट का मतलब ही एविडेंस होता है,
तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। फैक्ट का मतलब एविडेंस नहीं होता है। याद रखना, फैक्ट्स के संबंध में, फैक्ट्स के संबंध में एविडेंस दिया जाता है। फैक्ट्स के संबंध में एविडेंस जो है वो दिया जाता है, ये याद रखना हमेशा, फैक्ट के संबंध में। और यहां पर फैक्ट भी कौन सा, या तो वो फैक्ट इन इश्यू के संबंध में एविडेंस दे रहा है या फिर वो आपके रिलेवेंट फैक्ट के संबंध में एविडेंस दे रहा है। दोनों में से किसी एक चीज के संबंध में एविडेंस दिया जाता है। बहुत बड़ा मिथ है ये। जनरली हम लोग इस चीज को समझते नहीं, हम लोग पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ लेते हैं, बट इस चीज के प्रति पॉइंट नोटिस नहीं कर पाते हैं। फैक्ट अलग चीज हो गया और एविडेंस अलग चीज हो गया। एविडेंस फैक्ट को सपोर्ट करता है, डिनाई करता है, रिलेशन क्रिएट करता है, एक्सप्लेनेशन क्रिएट करता है, लेकिन कभी भी एविडेंस इक्वल टू फैक्ट नहीं होता है। वापस सुन लो, जो हमारा एविडेंस है, साक्ष्य है, और जो तथ्य है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तथ्यों का स्पष्टीकरण है, तथ्यों का संबंध है, ये वगैरह हम के एविडेंस के माध्यम से पता करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, भूलना मत इस बात को। जो फॉर्मूला आपके सामने है इसको हमेशा याद रखना कि जो चीजें हैं दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। लेकिन अब जो एविडेंस है वो कैसे इसको साबित करता है, फैक्ट के संबंध को एविडेंस कैसे एक्सप्लेन करता है, तो यहां पर उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो उसको मौखिक रूप से करेगा, मौखिक यानी कि ऑरल रूप से करेगा, और या फिर वो उसको लिखित रूप से करेगा, लिखित रूप से करेगा यानी कि इन रिटन, राइटिंग के अंदर। ठीक है, दो तरीके हैं इसके पास में उसको साबित करने के। अब जो चीज ऑरल तरीके से की जाती है, इसका मतलब वो किसी न किसी इंसान के थ्रू आएगी, किसी जानवर के थ्रू तो नहीं आ सकती ना, ऑब्वियस सी बात है, इंसान के थ्रू आएगी। तो कोई भी पर्सन जो कोर्ट में आता है गवाह बनकर, तो ये कैसे होती है, विटनेस के माध्यम से होती है। और विटनेस जो कहता है उसको कहा जाता है विटनेस का स्टेटमेंट, विटनेस का स्टेटमेंट, गवाहों का कथन। ओके, तो ये क्या बन जाता है, ये अपने आप में बन जाता है ऑरल एविडेंस। क्या है ये, ऑरल एविडेंस। तो ये बन गई पहली कैटेगरी एविडेंस की। आप समझना, आपके एविडेंस एक्ट में जहां पर भी कनेक्शन विटनेस शब्द आ रहा है, आप जान लेना ऑरल एविडेंस की बात हो रही है। जहां पर भी कनेक्शन किससे जुड़ रहा है, विटनेस से जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, सीपीसी सीआरपीसी के अंदर भी जहां पर भी विटनेस के बारे में बात आती है, आप समझ जाइएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कनेक्शन यानी कि ऑरल एविडेंस से जुड़ रहा है। ओके, क्या विटनेस एविडेंस होता है? नहीं, विटनेस का स्टेटमेंट एविडेंस होता है, ये भी याद रखना। विटनेस एविडेंस नहीं है, विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो एविडेंस के रूप में काम करता है। अगला मुद्दा है हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री केस। देखो, अब जरा इस एस्पेक्ट को समझना। अगर वो कोई चीज लिखित में देगा, तो लिखित में कभी भी कोई चीज होती है तो या तो वो कैसे अंकों के माध्यम से लिखी जाएगी, फिगर्स, या फिर वो शब्दों के माध्यम से लिखी जाएगी, या वर्णों के माध्यम से, लेटर्स, या फिर जो है वो जो सिंबल है या साइंस है उनके माध्यम से लिखी जाती है। ठीक है, और जो चीज इनके माध्यम से लिखी जाती है हमने पढ़ा है कहां पर, हमने पढ़ा है सेक्शन 29 आईपीसी के अंदर भी, और साथ ही साथ में सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी, कि ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, ऐसी चीजों को कहा जाता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या शामिल है, इंक्लूडिंग ई रिकॉर्ड्स, ई रिकॉर्ड्स। तो जो आपका एविडेंस दस्तावेजों से बनता है उसको क्या कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बट यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। अगर हम सोच रहे हैं कि यहीं पर काम पूरा हो गया, तो नहीं। देखो, ये क्लियर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरीके से बनते हैं, समझना। तो आपको एविडेंस की परिभाषा अगर समझनी है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एविडेंस का मतलब दो चीजें होती है, ऑरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, ऑरल एविडेंस का मतलब द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन
with regards to any fact in issue or matter under consideration या matter under inquiry, that becomes the oral evidence. और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है वो हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसा कि मैंने कहा कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, तो कहानी का अगला हिस्सा क्या है उसको जानिए। ऑरल एविडेंस अगर उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं जिसने खुद ने उन बातों को सुना, समझा है या फील किया है, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट। और अगर आपने किसी और से सुना है, कहीं और पढ़ा है, मैं सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं कोर्ट में जाकर कहता हूँ हाँ सर मैंने भी अखबार में पढ़ा है, तो आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं है। आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं है। कैसा होगा वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट होगा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष स्टेटमेंट होगा वो वहां पर। ठीक है, अब देखिए सुनिए, इसका और इसका भी आपस में संबंध है, ये भी हम देखेंगे। ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का भी आपस में संबंध होगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि जितने भी ऑरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। ये बात कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 60 में लिखी गई है। तो अगर कोई भी ऑरल एविडेंस डायरेक्ट है तो फिर उसका मतलब ओके है, और अगर इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब ओके नहीं है। और इसको कहा जाता है कि आपने सुनी सुनाई बात के आधार पर एविडेंस दिए, इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ हियर से एविडेंस। और हियर से एविडेंस रिलेवेंट नहीं होते हैं, एडमिसिबल नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है इसके। ठीक है, अब देखो एक बात और समझिए, ये तो मैंने बात की इसके बारे में। अब दूसरा एस्पेक्ट मेरा ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इनकी भी कुछ कैटेगरी होती है। तो क्या? यस, इनकी भी दो तरह की कैटेगरी बनती है, समझना। ऑरल एविडेंस की तो एक ही कैटेगरी बन रही है, एक ही तरह की कैटेगरी बन रही है, या तो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दो तरह की कैटेगरी बनेगी। कैसे बनेगी? देखो, एक तो ऑर्डर के हिसाब से कि पहले कौन बना है, ऑर्डर के हिसाब से इसकी कैटेगरी बनती है दो। कौन कौन सी? एक तो होता है प्राथमिक दस्तावेज, प्राइमरी, एक होता है द्वितीय, सेकेंडरी, ऑर्डर के हिसाब से। दूसरा उसके एप्लीकेशन के हिसाब से कि कहां पर उसको अप्लाई किया जाता है। तो अप्लाई के हिसाब से इसकी दो कैटेगरी बनेगी। एक तो बनेगी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक बनती है आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट और प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ये आपको मिलेगा सेक्शन 62, 63, 74, 75। जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो यही चीज़ें आपके सामने आएगी। तसल्ली के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। देखिए जरा 62 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 62 जो है हमारा, वो सिंपली क्या बात करेगा, आपको बताएगा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। जब दस्तावेज को खुद को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो प्राइमरी एविडेंस होता है। इसकी डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे। और सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपी होगी, जो आपने कॉपी बना रखी है उसको लिखकर। तो देखो, अगर डॉक्यूमेंट खुद को पेश किया गया यानी कि इतना, प्राइमरी क्या होगा? इटसेल्फ। 62, 63, 74 और 75, इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगरी हमारे सामने बनती है। अब यही पार्ट मैं वापस कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट पार्ट से। तो आज हमने फैक्ट है, फैक्ट इन इश्यू है, रिलेवेंट फैक्ट है और एविडेंसेस के है, और एविडेंस के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी बनती है, इनके बारे में जाना। ध्यान से समझना कि इसमें और इसके अंदर भी संबंध होता है। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, इनके बीच में भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक संबंध रहता है इन दोनों के बीच में। अब वो संबंध क्या है उसको अपन समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।